मेरी जवान बहन थी जो गांव में रहती थी। पढ़ाई की वजह से मैंने उसको अपने पास शहर बुला लिया। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था। उसको मेरी बहन से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अक्सर रात को मुझे कोई होश न रहती। सुबह उठती तो मेरी बहन रो रही होती और कहती मेरे पेट में बहुत दर्द है। रोजाना ऐसा होने लगा। फिर एक रात जब मेरा शौहर मेरे कमरे में नहीं था तो मैंने देखा मेरा शौहर मेरी बहन के कमरे में है। ये देखकर मेरे सर पर आसमान फट गया, क्योंकि वो मेरी बहन के साथ। मेरी शादी को 2 साल बीत गए थे। शौहर बहुत मोहब्बत करने वाला था, मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। मैं अकेली रहती थी, सास ससुर की जिम्मेदारी से आज़ाद थी, क्योंकि साबिर के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। एक दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया, कहने लगी, आपी, अब्बू मुझे कॉलेज में तालीम जारी रखने के लिए मान गए हैं। वो मुझसे 5 साल छोटी थी, 11वीं में दाखिला लेना चाहती थी। कहने लगी, लेकिन अब्बू की एक ही शर्त है कि मैं हॉस्टल के बजाय आपके घर रहूं। मुझे अब्बू की बात ठीक ही लगी थी। यही दुरुस्त फैसला था। जब मैं शहर में रहती थी तो हॉस्टल में नाइमा का रहना मुझे भी गैर मुनासिब ही लगा। मैंने कहा, ठीक कहा है अब्बू ने, तुम मेरे घर आ जाओ। चंद दिन बाद ही नाइमा को मेरा भाई मेरे घर छोड़ गया था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मैं नाइमा के आ जाने पर बहुत खुश थी। वो कॉलेज से आकर मुझसे बातें करती, किचन में मेरा हाथ भी बटा देती थी। उसके आने से मैं खुश हो गई थी। एक रात मेरी आंख खुली तो शौहर कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो मुझे किचन से नाइमा की हंसने की आवाजें आ रही थीं। मैं किचन में आई तो नाइमा के साथ अपने शौहर साबिर को देखकर कुछ हैरान हुई थी। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर नाइमा मेरे पास आ गई, कहने लगी, साबिर भाई ने आज तो मुझे डरा ही दिया था आपी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी कि भाई पीछे से आकर चिल्ला कर बोले। मेरे तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। साबिर हंसने लगे, नाइमा से कहने लगे, तुम तो बच्चों की तरह से डर जाती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोले, मुझसे कहने लगे, मैं पानी पीने आया था। नाइमा को देखकर शरारत सूझी। जब से ये घर पर आई है तुम भी कुछ हंस बोल लेती हो। घर में एक रौनक सी लग गई है। बात एक आम सी नौयत की थी। मैंने भी मुस्कुराकर बात बदल दी। लेकिन अब एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी थी। रात को नाइमा मुझे दूध का गिलास देती, जिसे पीकर मुझे गहरी नींद आने लगती थी। न जाने क्यों मुझे नाइमा की बातें कुछ मशकूक सी लगने लगी थीं। वो अकेली किचन में काम कर रही होती। जब मैं अचानक से किचन में जाती तो वो यूं डरती जैसे न जाने कौन आया हो। जब मैं उसे डरने की वजह पूछती तो वो मुस्कुराने लगती और बात को टाल जाती। मैं एक बार उसके कमरे में गई तो वो मोबाइल पर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी, अगर आपी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। ये किससे बात कर रही थी और मुझसे क्या छुपाया जा रहा था। मैं ये सोचने लगी कि फिर वो कहने लगी, कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम। उसके बाद वो फोन पर हर बात का जवाब हाँ हूं में देने लगी। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। किससे बात कर रही थी और इस किस्म की बातें। आज रात मैंने दूध नहीं पिया। रात को मैंने गहरी नींद सोने का नाटक किया। रात के 1 बजे साबिर कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। बातों की आवाजें मुझे नाइमा के कमरे से आ रही थी। मैंने जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। बेइख्तियार ही मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने नाइमा बिना दुपट्टे के बदहवास खड़ी थी। साबिर उसके पास खड़े थे। साबिर ने मुझे पलट कर देखा तो मेरे पास आ गए, कहने लगे, बहन को यहाँ बुलाने का तो बहुत शौक था तुम्हें। अब अगर वो आ गई है तो उसका ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद सोती हो। मैं कमरे से बाहर आया तो नाइमा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आया था। छिपकली उसके दुपट्टे पर थी, इसलिए मुझे उसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंकना पड़ा। नाइमा अब भी खौफजदा सी अपनी जगह खड़ी थी। मैं तेजी से उसके पास आई। वो शायद छिपकली से हद दर्जा डरी हुई थी। मैंने नाइमा को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो तो यूं बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। मैं नाइमा को अपने कमरे में ले गई। वो रात भर वक्फे वक्फे से डरती रही। बचपन से ही वो छिपकली से डरती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब भी उसे छिपकली से इतना खौफ आता है।
2 दिन मैंने उसे अपने साथ ही सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लग रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे वापस गांव भेज दें। मैंने कहा, तुम्हें तो आगे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरी बात पर वो अफसरदा सी हो गई। कहने लगी, शहर रास नहीं आया मुझे, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने साबिर से कहा कि नाइमा वापस जाना चाहती है। वो कहने लगी, क्यों जाना चाहती है? मैंने कहा, उसका दिल नहीं लगा, कुछ बीमार सी लगने लगी है। वो मुझसे कहने लगी कि उसे डॉक्टर पे ले जाता हूँ, उसके बाद बेशक तुम उसे गांव भेज देना। मुझे तो ये था कि तुम्हारा दिल लगा रहता है, वरना मुझे क्या गर्ज, तुम्हारी बहन है, जहां चाहे रहे। अगले रोज मैंने नाइमा को साबिर के साथ डॉक्टर के भेज दिया। 4 घंटे के बाद वो लोग वापस लौटे। नाइमा मुस्कुरा रही थी, हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। साबिर मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी बहन का जरा ख्याल नहीं है। डॉक्टर कह रहा था बच्ची को खुश रखा करो। अब मैंने इसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई है, देखो कैसे खुश है। मुस्कुराते हुए नाइमा ने मेरे गले में बाहें डाल दी। मैं बहुत खुश हूँ आपी, मुझे साबिर भाई ने खूब शॉपिंग करवाई है और आपके लिए भी एक खूबसूरत सी घड़ी खरीद के लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग से सारी चीजें दिखाने लगी। ये बात नहीं है कि मुझे ये सब कुछ बुरा लगा। साबिर ने जो कुछ भी लेकर दिया था मेरी ही बहन को लेकर दिया था, लेकिन इन 2 सालों में मुझे कभी इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करवाई थी। हमेशा यही कहते, मेरा बजट ज्यादा नहीं है, इसलिए इतना कुछ लेने की जरूरत नहीं है। न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने साबिर से कहा, आपको क्या जरूरत थी नाइमा को इतनी शॉपिंग करवाने की? मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन जैसा ही समझता हूँ। साबिर का इखलास अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेचैन दिल का क्या करती। सुबह उठते ही मैंने नाइमा से कहा कि मैं भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देती हूँ, लेकिन उसने साबिर के सामने ही साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं आपी, 4 माह बाद मेरे पेपर्स हैं, मैं पेपर देकर ही जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा था, तो क्या फायदा यहाँ रहने का? न जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि नाइमा वापस गांव चली जाए। लेकिन साबिर मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि जब वो कह रही है उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो तुम क्यों बहस कर रही हो? मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। साबिर कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे निकल जाती, उन्हें पानी देने लगती, बार बार रात को उठकर नाइमा का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती। न जाने कैसी उलझन थी जो मुझे नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले साबिर नाइमा से कहने लगे, नाइमा, आज के बाद तुम्हें कॉलेज मैं छोड़ दिया करूंगा। माहौल बहुत खराब हो गया है, बसों में जाने वाला हाल नहीं रहा। नाइमा ने एक बार भी इनकार नहीं किया, फौरन से अस्बात में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। साबिर ना सिर्फ नाइमा को कॉलेज छोड़ने जाते, बल्कि ऑफिस के हाफ टाइम में उसे घर वापस भी छोड़ते थे। नाइमा घर आते ही अपने कमरे में चली जाती। एक बार ना जाने क्यों मैंने 10 बजे ही साबिर के ऑफिस में फोन कर दिया। मैंने कहा, मेरे मियाँ फोन नहीं उठा रहे, मेरी उनसे बात करवा दें। वहां से जो खबर मुझे सुनने को मिली, मुझे अपने पैरों से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। वो सुबह से ऑफिस गए ही नहीं थे और काफी दिन से वो ऑफिस भी लेट पहुंच रहे थे। अब तो मेरा सख्त जवाब दे गया था। मैं रोने लगी। एक तरफ मेरा घर टूट रहा था, दूसरी तरफ मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदारी भी मेरी सगी बहन थी। मैंने सोच लिया कि अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने सबसे पहले नाइमा से बात की, तुम कॉलेज के बहाने कहाँ जाती हो? मेरी बात सुनकर वो सिटपिटा सी गई। नफी में सर हिलाने लगी, कहने लगी, कहीं भी नहीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे और साबिर के बीच क्या चल रहा है? वो रोने लगी। उसे पहले कि मुझसे कुछ कहती, बाहर का दरवाजा बड़ी जोर से खटकने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो साबिर बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए, मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरे बारे में तशवीश करने वाली? तुमने ऑफिस में क्यों फोन किया था? मैं भी बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। मैंने कहा, आप ऑफिस के बहाने जाते कहाँ हैं? इस बात पर वो बिफर से गए। कहने लगे, जहां मर्जी जाऊं, तुमने अगर आज के बाद मेरे ऑफिस फोन किया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
वो कहर भरी नजरों से मुझे देखकर बोल रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, जो जी में आए करें। कल मैं नाइमा को वापस भेज रही हूं, अब वो यहां नहीं रहेगी। ये कहने की देर थी कि नाइमा मेरी चीखें सुनकर कमरे का दरवाजा बजा रही थी। साबिर ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझे बेतहाशा मार रहा था। फिर मेरे बाल पकड़कर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सच जानने का, तो सुन लो, मैं नाइमा से शादी करने लगा हूं, फिर देखता हूं तुम उसे यहां से कैसे भेजती हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मेरा मोबाइल भी साथ ले गए ताकि मैं किसी से राब्ता न कर सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा बंद होकर लॉक हुआ था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर दरवाजा खटखटा सकूं। बाहर अब वो लोग दोनों मौजूद थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा चेहरा जगह जगह से नीला हो चुका था। होंठों के पास गहरा जख्म आ चुका जिससे खून बह रहा था। साबिर ने मुझसे साफ कह दिया था कि वो और नाइमा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और वो कल ही शादी कर लेंगे। फिर वो देखते हैं कि मैं कैसे उन्हें जुदा कर सकती हूँ। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बहन ने ही मेरा घर उजाड़ दिया था, मुझे बर्बाद करके अपना घर मेरे ही शौहर के साथ बसाने चली थी। पूरी रात मैं रोती रही। सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। नाइमा मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उसे देखकर नफरत से रुख बदल लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे नफरत और तासुफ से देखा और कहा कि तुम बहन हो या डायन, मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसी होती हैं बहनें जैसी तुम हो। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है आपी, मैं तो खुद पिछले कई महीनों से एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत को सह रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका घर न टूटे। मैंने नाफहमी से उसे देखा। वो कहने लगी, आप ही जब से मैं यहाँ आई थी, साबिर भाई की नजरों से मुझे उलझन सी महसूस होती थी। फिर मुझे ये लगने लगा कि मेरे कमरे में रात के वक्त दरवाजा खोलकर कोई झांकता है। एक बार मैं किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि साबिर ने मुझे डरा दिया, फिर बात हंसी में डाल दी। मैंने भी इस बात को मजाक ही समझा, लेकिन फिर एक दिन वो किचन में आए और कहने लगे, तुम्हें अपनी बड़ी आपी का जरा भी ख्याल नहीं है, वो कितनी कमजोर होती जा रही हैं। ये पाउडर ताकत का है, रोज तुम इसे दूध में डालकर उसको दोगी और उसे मत बताना, वरना वो पिएगी नहीं, बहुत लापरवाह है। मैं आपको वो पाउडर दूध में डालकर देने लगी। फिर मुझे एक दिन लगा कि मेरे कमरे का दरवाजा बंद हुआ है, किसी ने कुंडी लगाई है। जब मेरी आंख खुली तो साबिर भाई सामने खड़े थे। मैंने फौरन साइड टेबल पे रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ा, लेकिन वो कमीनगी से हंसी हंसते हुए कहने लगे, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बेड से खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो कहने लगे, इस वक्त कोई किसी लड़की के कमरे में क्यों आता है? मुझे उनसे खौफ सा महसूस होने लगा। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने चीख चीख कर आपको मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन आप नहीं आई। वो मेरे मुंह में हाथ रख चुके थे। मेरा रो रो के बुरा हाल था, मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी। वो मेरे कमरे से निकलकर जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे और मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ लुट गया था, मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को खत्म कर लूं या उस शख्स को ही मार डालूं जिसने ना किसी रिश्ते का लिहाज रखा, ना ही इंसानियत के तकद्दुस का। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको इस सच्चाई से आगाह कर दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नजरें मुझे अंदर से दहला देती थीं। वो रोज मुझे दूध में एक पाउडर डालकर देते और कहते, जाकर ये अपनी बहन को पिला कर आओ। मैं जान गई थी कि उसमें जरूर कोई नशा आवर दवा है ताकि आप उठ ना सकें। वो रोज मेरी इज्जत को पामाल करते और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती। एक बार मुझे फोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लिबास लाऊंगा, वो तुम रात को पहन लेना। मैंने कहा कि आप ही को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगी। वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैं उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी, रोती थी। वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, हरासा करते थे।
कहते थे तुम्हारा बाप बीमार रहता है, अगर तुमने किसी के सामने जरा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारा बूढ़ा बाप तो सुनकर ही मर जाएगा और तुम्हारी हकीकत जानकर तुमसे भी कोई शादी नहीं करेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो और बहुत सी मिल जाएंगी। तुम्हारी बहन के घर का बसना और उजड़ना तुम्हारे हाथ में है नाइमा। एक बार वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए, फिर उन्हें फिक्र भी नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि नशा आवर दूध आप पी चुकी हैं। लेकिन आप अचानक से मेरे कमरे में आ गई तो उन्होंने छिपकली का बहाना रचा दिया। मैं ये अजियत सह सह कर थक चुकी थी, इसलिए आपके साथ लगकर रोने लगी। वो मुझे पीछे से इशारे कर रहे थे कि अगर तुमने जुबान खोली तो मर जाओगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मुझे वापस घर भेज दें, लेकिन आपने मुझे उनके साथ डॉक्टर पर भेज दिया। मुझे किसी डॉक्टर के पास वो लेकर नहीं गए थे। मुझे शॉपिंग करवाई और कहते मुस्कुराती हुई घर में दाखिल होना और खुश दिखाई देना, वरना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी। मैं उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी आपी। ये कहकर वो रोने लगी। मैं किसी बेजान मुजस्मे की तरह उसे देख रही थी। वो कहने लगी कि उन्होंने ही इसे कहा था कि वो गांव जाने से इनकार कर दे। फिर उसे कॉलेज के बहाने से किसी होटल में ले जाने लगे क्योंकि घर में आप उनका ध्यान रखने लगी थीं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थीं, ना ही नशे वाला दूध पीती थीं। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुझे बताएं आपी, मेरा क्या कसूर है? आपका घर बचाने के लिए मुझे रोज एक कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। मुझे उनसे शादी नहीं करनी आपी। वो मुझे शादी का जोड़ा देकर गए हैं। कह रहे थे जब मैं आऊं तो तैयार रहना, मैं निकाह ख्वाह और गवाह साथ लेकर आऊंगा। आपके कमरे की चाबी भी वो छुपा कर गए थे ताकि मैं आपसे बात ना कर सकूं। लेकिन मैं देख चुकी थी कि चाबी कहाँ रखी है, इसलिए आपका दरवाजा खोल दिया। मुझे बचा लें आपी, खुदा के लिए मुझे इस दरिंदे सिर्फ शख्स से बचा लें। ये कहकर वो रोने लगी। उसके साथ लगकर मैं भी फूट फूट कर रोई थी। 2 साल बाद इस शख्स के साथ रहकर भी उसकी घटिया नेचर को नहीं समझ सकी। जो अजियत मेरी छोटी बहन सह रही थी वो शायद मेरी तकलीफ से कहीं ज्यादा थी। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने शादी का जोड़ा खुद पहन लिया और अपनी बहन को अपने कमरे में लॉक कर दिया। उसे कहा तुम चादर ओढ़कर यूं लेटना जैसे सो रही हो। मैं दुल्हन बनकर घूंघट निकाल कर अपनी बहन के कमरे में बैठ गई। पहले मेरा शौहर मेरे कमरे में गया, वो समझा मैं सो रही हूँ, इसलिए मेरे पास मुझे नाइमा समझकर आ गया। कहने लगा आज हमारा निकाह हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकेगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरा फिर से उससे निकाह हुआ था। जब वो कमरे में आया मैं घूंघट निकाले बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया मैंने तेज धार चाकू से उस पर वार कर दिया। इस अफ्ताब के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए वो संभल नहीं पाया। मैंने उसके पेट पर चाकू के इतने वार किए कि मेरे हाथ और चेहरा खून से भर चुका था। वो सब बेजान वजूद की तरह मेरे सामने लेटा था। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मैंने इंसान के रूप में छुपे दरिंदे को मार डाला था। मैंने अपना कमरा खोला। नाइमा मुझे देखकर डर गई। मेरे हाथ और चेहरा खून से भरा हुआ था। मेरे हाथ में एक खून भरा चाकू मौजूद था जो अब मेरे हाथ से छुटकर जमीन पर जा गिरा। नाइमा मुझे देखकर रोने लगी। कहने लगी आपने ये सब क्या कर दिया आपी? मैंने कहा तुम चुप रहोगी। नाइमा किसी से कुछ मत कहना। तुमने मेरा घर बसाने के लिए जो कुर्बानी दी है इसके सामने मेरी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। तुम किसी को इस हकीकत के बारे में मत बताना। मैंने नहाकर कपड़े बदले, अपने खून से भरे कपड़ों को फेंक दिया और पुलिस को ये कहा कि रात को चोर आए थे। मेरे मियाँ ने बचाव करना चाहा तो चोर उसे कत्ल करके चले गए। छोटी मोटी तफ्तीश के बाद किस्सा खत्म हो गया। आज मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है। वो ज्यादती जो उसने बर्दाश्त की वो उसके और मेरे सीने में दफन है और हमेशा दफन रहेगी। मैं अपने वालिदैन के पास रहने लगी। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मैं पुरसुकून थी। साबिर सबकी नजरों में इज्जतदार मर्द था कि बीवी और घर की हिफाजत करते हुए उसने जान दे दी। लेकिन ये तो मैं और नाइमा ही जानते थे कि साबिर कैसा था।
नाइमा की शादी को साल ही गुजरा था कि भाई ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई ने कहा कि सारी जिंदगी यूं तन्हा नहीं गुजारी जा सकती। फिर मैं भी क्यों ऐसे शख्स की खातिर खुद को तन्हाई का शिकार करती। इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भर ली। मेरी शादी को 2 साल गुजर गए हैं। मेरा एक बेटा भी है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में कभी भी अपने किसी अमल का पछतावा नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि मैंने बर वक्त दुरुस्त फैसला किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और इस कहानी के बारे में अपनी कोई भी राय आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।